सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो में मैं आपसे दो बातें करने वाला हूँ और दोनों बातें बहुत ही अहम हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि बहुत सारे बच्चों का मुझे देखने को भी मिलता है कि एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। फर्स्ट मोमेंट पे जब एप्लीकेशन आपने अप्लाई की, आपने फॉर्म भरा और रिजेक्ट हो गया, इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न होता है फोटोग्राफ। भाई आपका फोटोग्राफ प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होता, इसलिए आज पहली बात तो हम इसी बारे में करेंगे कि हमें कैसा फोटोग्राफ इस पे स्कैन करना चाहिए। और दूसरी जो बात है वो बात ये करेंगे कि आपका कैंडिडेचर लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट ना हो, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि कुछ बच्चों का कैंडिडेचर जिन्होंने इतनी मेहनत करके सारे स्टेजेस पार करके एंड तक पहुंचते हैं और जब बिल्कुल सफलता के नज़दीक होते हैं तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है और बड़ी निराशा उनके हाथ लगती है। तो भाई ऐसा ना हो। दूसरी बात इस बारे में करेंगे कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो। अब सबसे पहले बात करते हैं हम फोटोग्राफ के बारे में कि हमारा फोटोग्राफ एप्लीकेशन में किस ढंग से हम स्कैन करें कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। देखो, अगर आपका फर्स्ट स्टेप पे फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय निराशा के। आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगली एडवर्टाइजमेंट तक, जब अगला फॉर्म नहीं निकलता, अगला नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक आपको वेट ही करनी होती है और उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। तो इसलिए हमें कैसा फोटोग्राफ लगाना है? देखो, सबसे पहले आप ध्यान रहे कि नंबर 1 तो हमें कलर्ड फोटोग्राफ लगाना है। आपने जो फोटोग्राफ स्कैन करना है वो कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 पे मैं आपसे कहूंगा कि आपको फोटोग्राफ जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी शक्ल क्लियर नजर आनी चाहिए, वो ब्लर नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप एसएससी या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ओलीवुड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट्स। ये टेस्ट्स आप 21 और 22 मई को दे सकते हैं। इन फ्री टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। डिटेल्ड एनालिसिस से आप अपना स्कोर काफी इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ इस टेस्ट को देने से आपको अपनी ऑल इंडिया स्टैंडिंग का भी आइडिया लग जाएगा। तो इस फ्री टेस्ट को जरूर दो और अपना स्कोर इंप्रूव करो। अब आपका जो फोटोग्राफ है उसमें आपके दोनों कान दिखने चाहिए, यानी कि बिल्कुल फ्रंट से वो फोटो लिया हुआ होना चाहिए। आपका कोई साइड पोज नहीं होना चाहिए, तभी ये फोटो आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपका साइड पोज है तो वो फोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा और वो आपका पास नहीं होगा। दूसरा, जो फोटोग्राफ का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आपने जो फोटो स्कैन करना है उसमें आपको स्पेक्ट्स या गॉगल्स यूज नहीं करने चाहिए। आपको विदाउट स्पेक्ट्स, विदाउट गॉगल्स ही आपको अपना ये फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपके इस फोटोग्राफ पे हैट या कैप भी नहीं लगी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फोटोग्राफ डार्क भी नहीं होना चाहिए और ये फोटोग्राफ जो है 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका फोटोग्राफ में आपका सिर और आपकी चिन पूरी दिखनी चाहिए, कोई पार्ट कटना नहीं चाहिए, यानी आपको सिर से गर्दन तक पूरा फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ स्कैन करते हुए आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये फोटोग्राफ उल्टा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इन सब चीजों को दिखाने के लिए मैं आपको एक फोटोग्राफ भी इसका दिखा रहा हूं कि कौन सा फोटो एक्सेप्टेबल है और कौन सा फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है जो रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब ये तो जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई फोटोग्राफ के बारे में, ये तो आपके कमीशन एसएससी की ओर से आपको बताई गई हैं। लेकिन एक मेरी और पर्सनल एडवाइस भी है कि आपका ये फोटो क्लीन शेव्ड होना चाहिए। कहीं लिखा नहीं है, ये मेरी एडवाइस है कि आपके फोटो में आपकी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्लीन शेव्ड होना चाहिए, ताकि उस वक्त भी आप क्लीन शेव्ड जाओ और आपका फोटो क्लियर नजर आए, क्लियर पहचाना जाए, कोई किसी किस्म की किसी को दिक्कत ना आए। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आपका कैंडिडेचर लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट क्यों हो जाता है। जब आप सारे स्टेजेस पार करके, सारे पेपर पास करके बिल्कुल इंतजार कर रहे होते हैं कि अब तो मेरा भी सिलेक्शन होने वाला है, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। ये कब होता है? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है और आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ही आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो और निराशा आपके हाथ ना लगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है नेम का। भाई जो भी नेम है आपका एप्लीकेशन में आपने नाम भरना है वो नाम भरना है, उस स्पेलिंग के साथ भरना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। जैसा नाम और स्पेलिंग आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वही नाम आप भरोगे।
अगर उसके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई या सरनेम में कोई खराबी रह गई या कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपको उसकी समय रहते करेक्शन करना जरूरी है। पहली चीज तो आप फॉर्म भरते हो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखो कि गलती हो ही ना। अगर फिर भी गलती हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन में ही दिया होता है कि किस से किस दिन तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं और कुछ फीस भी होती है वो भी आपको भरनी होती है। जो भी नोटिफिकेशन आता है और उसके बारे में बताता हूं उसमें मैं क्लियरली इस डेट को जरूर मेंशन करता हूं। और इसके बाद जितने भी आपके और डॉक्यूमेंट्स हों वो भी सेम नेम के साथ होने चाहिए, उनमें भी नाम सेम होना चाहिए जो आपका एप्लीकेशन और मैट्रिकुलेशन में है। और अगर आपके नाम में कहीं किसी डॉक्यूमेंट में इससे डिफर करती है स्पेलिंग या सरनेम या मिडिल नेम तो आपको समय रहते उसको ठीक करा लेना चाहिए ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर किसी किस्म की इस तरह के डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है तो वहां जो स्टाफ होता है बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा, इसलिए वो आपको समय देता है कुछ जो रीजनेबल टाइम होता है 5 डेज 7 डेज या 10 डेज के भी, उसके अंदर आप ठीक करके इसको कमीशन को दोबारा से सबमिट कर दो। इसके बाद बात करूं जो आपका स्टाफ वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है उनके हाथ में भी नहीं होती, वो होती है एज। भाई आपकी जो एज नोटिफिकेशन में मांगी गई है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकली हुई है उसमें 18 से 25 साल एज मांगी गई है और इस एज की कट ऑफ डेट जो डेट भाई किस डेट को ये एज होनी चाहिए वो मांगी गई है 1/1/2022। इसका मतलब ये है कि आपकी 1/1/2022 को डेट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और पोस्ट में मान लो 18 से 27 मांगी गई है, किसी में 21 से 32 मांगी गई है, किसी में 18 से 30 मांगी गई है तो वो डेट भी दी होती है कि किस डेट को इस एज को देखा जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि भाई पेपर में हमारे से नोटिफिकेशन के वक्त डेट मांगी गई थी 25 साल और जब हमने फॉर्म भरा था तब तो हमारी एज 25 साल ही थी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो हमारी एज हो गई 27 साल। तो ऐसे में हम क्या करें? तो भाई ऐसे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एज उस वक्त अगर सही थी जब मांगी गई है तो आपकी एज वही मानी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी एज क्या है वो मायने नहीं रखती। और अगर ये एज आपकी उस वक्त पे सही नहीं है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका रिजेक्ट होना लाजमी है। अब जो एक और जरूरी चीज होती है वो होती है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन। जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसकी भी एक कट ऑफ डेट होती है कि ये क्वालिफिकेशन उस डेट तक होनी चाहिए। उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो, आप क्लियरली पास हो। अगर आप ये समझो कि रिजल्ट 2 दिन बाद आया, भाई हमारी पास तो हो ही गई, पेपर दे रखा था, इन प्रोसेस था, रिजल्ट 2 दिन लेट आया, हम क्या करें? तो भैया इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा ही होगा। आपको उस डेट जिस डेट तक मांगी गई है उस डेट तक पूरा रिजल्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई सप्लीमेंट्री आ गई है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आप पास है, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। जब वो सप्लीमेंट्री क्लियर कर लेते हो, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाता है, उस दिन से आपकी वो क्वालिफिकेशन मानी जाती है। इसलिए ऐसे में भी वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारा नेम तो सही है लेकिन हमारे पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है या कहीं सरनेम में प्रॉब्लम है या मिड नेम में प्रॉब्लम है। तो भाई ऐसे में अगर पॉसिबल हो तो आप उसको करेक्ट करा लो। अगर आप करेक्ट नहीं भी करा पाते तो एक एफिडेविट देके भी काम चल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पेरेंट्स के नाम में ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो एफिडेविट देके भी काम चल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और कई बच्चों का तो मेरे पास ये भी मैसेज आता है कि भाई हमारे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, यानी किसी में मेरी मदर के डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड में ये नाम है, वोटर कार्ड में ये स्पेलिंग है, फादर के वोटर कार्ड में ये स्पेलिंग है, ड्राइवर लाइसेंस में ये स्पेलिंग है, पैन कार्ड में ये स्पेलिंग है। तो भैया आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट किसी ने वेरीफाई नहीं करने, उनके नाम में कोई भी वहां प्रॉब्लम उनके डॉक्यूमेंट्स में, इससे आपको कुछ नहीं घबराना, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और भी आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है। वो कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि भाई हमने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, हमारा ट्रांसफर हो गया, दूसरे शहर चले गए हैं, या हम किराए पे रहते थे हमने मकान चेंज कर लिया, तो ऐसे में क्या करें? भाई ऐसे में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट से वो एड्रेस चेंज हो सकता है तो आप करा लीजिए और इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप एसएससी को मेल करके भी दे सकते हैं, एक एफिडेविट दे के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दे सकते हैं, या आप नहीं करा पाते, नहीं भी करा सकते तो जो आपका एक परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है या ओल्ड एड्रेस है उसी पे मैक्सिमम आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो भाई आप वहां से जाके अपनी इंफॉर्मेशन या लेटर कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई किसी किस्म की दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होगा। तो जो मैंने आपको चीजें आज की वीडियो में बताई हैं, मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपके फोटोग्राफ्स कैसे होने चाहिए, किस हिसाब से आपको फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपका कैंडिडेट रिजेक्ट ना हो। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी डाउट रह जाए तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा।